Hello, champs. I hope you all are doing great. So, continuing with our video series, जिसमें हम discuss कर रहे हैं keywords, important points, hidden gems from all the chapters of business studies. और इस वीडियो में बात हो रही है controlling chapter के बारे में. Now, काफी easy chapter है, बहुत ही limited से topics हैं इस chapter में, but there can be some points जहां आप गलती कर सकते हैं. तो ध्यान से देखिएगा. Let us start. देखो ये क्वेश्चन पेपर में आया था इन द फॉर्म ऑफ एन एमसीक्यू और उन्होंने पूछा था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताओ, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में से कोई आंसर होना था. एक बार देखते हैं. हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स इन द लाइट ऑफ द प्रॉब्लम्स that were identified and thus helps in better planning in the future periods. तो बच्चों ने देखा अच्छा प्लानिंग वर्ड आ रहा है तो ज्यादा दिमाग क्या लगाना, आंसर तो प्लानिंग ही होगा. बट दैट्स नॉट राइट. आंसर था कंट्रोलिंग. ये लाइन कंट्रोलिंग से रिलेटेड है. कैसे? यहाँ पे क्या बोला हुआ है? पहले हमने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया और उसके बेसिस पे हम फ्यूचर प्लान्स बना रहे हैं. यही तो हम कंट्रोलिंग चैप्टर में करते हैं. स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, उसे मेजर करके कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से, फिर डेविएशंस नोटिस करते हैं, फिर करेक्टिव एक्शन लेते हैं ताकि फ्यूचर की परफॉर्मेंस अच्छी हो सके. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल हियर. दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू कंट्रोलिंग. इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट देन, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में. सो सिंपल है, निमोनिक भी इजी है इसका. ज्वाइन मार्शल आर्ट्स क्लास फॉर एक्सरसाइज. सो जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. तो कई बार क्या होता है, हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वही अनरियलिस्टिक होते हैं या सही तरीके से हमने सेट नहीं किए, या फिर चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ हमें अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज या रिव्यू करना पड़ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मार्च 2020 में टारगेट बनाया था कि हम 10,000 यूनिट सेल करेंगे एंड देन सडनली ड्यू टू द पैंडेमिक देयर वाज अ लॉकडाउन, तो अब इस चेंज की वजह से आपको अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज या रिव्यू चेंज करना पड़ सकता है. सो कंट्रोलिंग हेल्प्स इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. देन मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना टारगेट बनाया कि आपको 100 मार्क्स लेने हैं बिजनेस स्टडीज में, तो इसके लिए अब जो आपका रिसोर्स है विच इज योर टाइम, उसे आप बहुत एफिशिएंटली यूज करेंगे. राइट? सो एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. Accomplishing organizational goals. ये इतनी मेहनत हम कर क्यों रहे हैं कि हमने स्टैंडर्ड बनाया, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, कंपेयर किया, डेविएशंस नोटिस की, एनालाइज किया, करेक्टिव एक्शन लिया. क्यों कर रहे हैं? सो दैट वी कैन accomplish the goals. तो सिंपल है. देन क्रिएट्स एन एटमोस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. तो डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज हम पकड़ सकते हैं थ्रू कंट्रोलिंग. एक ऑर्डर का माहौल क्रिएट होगा. जैसे वी कैन इंस्टॉल सीसीटीवीज टू सी अगर एम्प्लॉयज बस ऐसे वेले तो नहीं बैठे हुए, काम कर रहे हैं ना, और कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे एम्प्लॉयज. ये भी हम कंट्रोलिंग से जान सकते हैं. देयर इज ऑल्सो वन sort of your case given in your book in the box, जिसमें उन्होंने बताया हुआ एक कंपनी ने कैसे कंप्यूटर की मदद से स्कैम को पकड़ा जो एम्प्लॉयज ही कर रहे थे. ठीक है? सो ऑर्डर एंड डिसिप्लिन आता है इससे. फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन. जब स्टैंडर्ड्स हमने सेट कर दिए और सभी को हमने बता भी दिए, ऑर्गेनाइजेशन में सबको स्टैंडर्ड्स पता है. फॉर एग्जाम्पल, हमने स्टैंडर्ड बनाया कि हम 1000 यूनिट सेल करेंगे इस मंथ में, तो परचेज डिपार्टमेंट को भी बता दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी बता दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी बता दिया. सबको पता है. स्टैंडर्ड्स आर कन्वेड टू एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो अब परचेज डिपार्टमेंट 1000 यूनिट्स के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल खरीद लेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1000 यूनिट्स बनाने की तैयारी कर लेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट 1000 यूनिट सेल करने की तैयारी कर लेगा, और हो सके तो इससे भी ज्यादा. तो इसमें क्या है, सभी डिपार्टमेंट्स को अपना काम पता लग गया. दे आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन. ऐसी कोई लड़ाई नहीं है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट कह रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि तुम इतनी यूनिट्स बनाओ एंड ऑल दैट. तो कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है बिकॉज स्टैंडर्ड्स आर कन्वेड टू एवरीवन. एम्प्लॉय मोटिवेशन बढ़ती है.
कि ऑब्वियसली जब एम्प्लॉयज को अपने टारगेट्स पता है और पता है कि उनकी परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग इवैल्यूएट की जाएगी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, सो दे वुड ऑल्सो वर्क हार्डर और वो अच्छे से काम करेंगे. देन प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव. इसका क्या मतलब है? देखो, प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर जैसे प्रिस्क्रिप्शन लिखता है ना, जब आप बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, इस समय ये दवाई लेनी है, इतना रेस्ट करना है, ये आपकी डाइट होनी चाहिए. सो प्रिस्क्रिप्शन. इसी तरह से प्लानिंग भी प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर होती है, जहां पे हम प्लान्स बना रहे हैं. अच्छा, ये काम ऐसे करना है, इतने टाइम में ये अचीव होना चाहिए, देन इतने हमारे प्रॉफिट्स हो जाने चाहिए, एंड सो ऑन. तो प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव और कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव, क्योंकि हम इवैल्यूएट करते हैं अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कि कहाँ पे गलती हुई, कहाँ से हम सीख सकते हैं. सो कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव इन नेचर. देन कंट्रोलिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है. स्टेप्स पहचानने आ सकते हैं केस स्टडीज में, और काफी ज्यादा कंटेंट भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में अंडर दीज पॉइंट्स, तो उनको भी छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान से देखकर जाना. जैसे सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, इसका निमोनिक भी बना है बट इतना रिक्वायर्ड नहीं है. स्टिल आई विल टेल यू. सॉ माय कैट. ठीक है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करो पहले तो. जहां तक हो सके क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करो, क्योंकि उसमें ना मेजरमेंट इजी होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपने क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट किया कि 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, ये क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी की सेंस में है. तो जब अब हम एक्चुअल प्रोडक्शन कर लेंगे तो इट्स वेरी इजी टू कंपेयर इट टू द स्टैंडर्ड ऑफ 5000 यूनिट्स. ठीक है, तो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स जहां तक हो सके सेट करो, क्योंकि मेजरमेंट इजी होती है. बट अगर क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड भी सेट कर रहे हो ना, तो भी उसको कोशिश करो ऐसा रूप दे दो कि उसकी मेजरमेंट भी इजी हो जाए. क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी की सेंस में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इंक्रीजिंग द मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज. फॉर एग्जाम्पल, आपका एक रेस्टोरेंट है और इसमें आपको अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाना है. नाउ दिस इज अ क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड, बट जहां तक हो सके इसको भी ऐसा रूप दे दो कि मेजरमेंट इजी हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन किन चीजों पे डिपेंड करती है, कि उसे ज्यादा देर टेबल के लिए वेट ना करना पड़े. सो टाइम टेकन टू ऑक्यूपाई द टेबल. फिर आप कहोगे अच्छा, जब वो रेडी है ऑर्डर देने के लिए तो उसको वेट ना करना पड़े फॉर द पर्सन टू टेक द ऑर्डर. सो टाइम टेकन टू प्लेस द ऑर्डर. फिर जब उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो उसको जल्दी मिल भी जाए फूड. सो टाइम टेकन टू रिसीव द ऑर्डर. अब ये जो टाइम है, ये तो क्वांटिटी की सेंस में है ना, आप इसको कम करने की कोशिश करो. उसको ज्यादा टाइम ना लगे, टेबल के लिए वेट ना करना पड़े, उसको ऑर्डर प्लेस करने के लिए वेट ना करना पड़े, और उसको ऑर्डर भी जल्दी मिल जाए. तो इससे हम कह सकते हैं यस, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा. सो वैसे ही क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड था, बट हम इसको ऐसा रूप दे रहे हैं कि इसकी मेजरमेंट इजी हो जाए. राइट? ओके. देन मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, इसमें हमें कुछ रिपोर्ट्स बनानी पड़ सकती हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स. कुछ रेशोज कैलकुलेट करनी पड़ सकती हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लाइक दैट. फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करो, और इसी पॉइंट पे हमें पता लगेगी डेविएशंस निकल कर आएंगी, और अगले स्टेप में फिर हम उन डेविएशंस को एनालाइज करेंगे, जिसके अंडर दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, critical point control or management by exception, which I will explain further in the video. और फिर हम लेंगे corrective action. For example, हम अपना production target meet नहीं कर पाए, so the corrective action could be to provide training to employees. शायद हम अपना प्रोडक्शन टारगेट इसलिए मीट नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज ट्रेन्ड नहीं थे. सो प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज. तो जो भी सूटेबल करेक्टिव एक्शन है वो लें. चलिए देन, इस चैप्टर में लिमिटेड टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया. एक तो है कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का प्रोसेस, और रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग.
तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग है उसमें क्या आता है, फीचर्स, डेफिनेशन और जो बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो फीचर्स करके जाने आपने। कंट्रोलिंग इज परवेसिव, मतलब सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को ये फंक्शन परफॉर्म करना होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल। गोल ओरिएंटेड, वही मैंने आपको बताया था, इतनी मेहनत हम कर क्यों रहे हैं, सो दैट वी कैन achieve our goals. So goal oriented. Controlling is both a backward looking as well as a forward looking function. देखो, कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि हम अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं कि हमने पास्ट में क्या गलतियां की, तो इट इज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। देयर इज ऑल्सो अ सेंटेंस, पोस्ट मॉर्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज, राइट? बट दिस इज ऑल्सो अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। हाउ? कि हम जो करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, सो दैट फ्यूचर में हम अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकें, फ्यूचर में हम अपने गोल्स अचीव कर सकें। सो डोंट यू थिंक दिस इज ऑल्सो अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन? यस। तो कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है। क्या कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है? तो बच्चे कहेंगे हाँ, हमने तो यही पढ़ा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बट नहीं, दिस इज नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट ब्रिंग्स बैक द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग फंक्शन। तो ये जो फंक्शंस है ना, एक्चुअली दीज आर इन दिस फॉर्म, चलते ही रहते हैं। आपने पढ़ा भी है फर्स्ट चैप्टर में, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ continuous composite but separate functions। तो प्लानिंग हुआ, ऑर्गेनाइजिंग हुआ, स्टाफिंग हुआ, डायरेक्टिंग हुआ, कंट्रोलिंग हुआ, फिर से प्लानिंग हुआ, राइट? सो इट इज नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लीज रिमेंबर दिस। कंट्रोलिंग इज लाइक अ पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज। पोस्टमार्टम क्या होता है? जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, फिर पोस्टमार्टम किया जाता है टू नो द कॉज ऑफ डेथ। तो पोस्टमार्टम यही हुआ कि जो होना था वो हो चुका, अब उसको एनालाइज किया जा रहा है। यही हम कंट्रोलिंग में करते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस हो चुकी है, अब उसको हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। देन ये स्टेटमेंट कहाँ है? कंट्रोल इज एन इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, विदाउट कंट्रोल द बेस्ट ऑफ प्लान्स कैन गो अराय। अराय मतलब गड़बड़ हो सकती है। सो ये लाइन इंडिकेट कर रही है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। वैसे भी इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो अगर ऐसी स्टेटमेंट आ गई और उन्होंने कहा कि कमेंट करो, तो यू हैव टू राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है? इट इज डिफिकल्ट टू सेट क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। डिफिकल्ट टू सेट ऑल्सो एंड डिफिकल्ट टू ऑल्सो मेजर द परफॉर्मेंस। देन क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? गुडविल बढ़ानी है आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, मोटिवेशन लेवल्स बढ़ाना है एम्प्लॉयज का, क्वालिटी बढ़ानी है प्रोडक्ट की, ये सारे क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स हैं। एंड लाइक आई सेड, जहां तक हो सके इन्हें ऐसा रूप दे दो कि इनकी मेजरमेंट ईजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन के लिए आप देख सकते हो एब्सेंटिज्म। अगर एब्सेंटिज्म कम हुआ है यानी वर्कर्स आर फीलिंग मोर मोटिवेटेड। देन very important, name the management strategy in which managers will only step in when there are significant deviations from planned outcomes। देखो, एनालाइजिंग डेविएशंस के अंडर दो पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट इन एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग वी मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। मैनेजमेंट कहती है सबॉर्डिनेट से कि अगर डेविएशन सिग्निफिकेंट है, जो परमिसिबल लिमिट से बियॉन्ड जा रही हैं, तभी हमारे पास लेकर आना। अगर डेविएशंस विद इन द परमिसिबल लिमिट है तो अपने आप देख लेना। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट ने कहा हुआ है कि अगर लेबर कॉस्ट में 2% इंक्रीज हुआ है तो दिस इज विद इन द परमिसिबल लिमिट। इसके बियॉन्ड अगर होता है तो तुम हमारे पास लेकर आओ, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो सिग्निफिकेंट डेविएशंस हमारे नोटिस में लेकर आओ, और अगर डेविएशन बहुत ही ज्यादा हो जाती है फिर तो इमीडिएटली हमारे पास लेकर आओ। दिस इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। इसके दो नाम है, प्लीज माइंड इट, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। तो ये क्वेश्चन जब आया इन द सैम्पल पेपर इशूड बाय सीबीएसई, तो उन्होंने
ऑप्शंस में दिया मैनेजमेंट बाय कंट्रोल, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, बोथ ए एंड बी। बच्चों ने पता है क्या आंसर दिया? बोथ ए एंड बी। क्योंकि सिमिलर सिमिलर सा लग रहा है ना, बट सी सीबीएसई इज ऑल्सो वेरी क्लेवर। मैनेजमेंट बाय कंट्रोल तो कोई नाम ही नहीं होता, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होता है, और कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, हाँ ये तो नाम ठीक है। तो आंसर था बी, और बच्चों ने यहाँ लिखा डी, विच वॉज रॉन्ग। डू यू अंडरस्टैंड? यू हैव टू रीड वेरी केयरफुली, सो इसीलिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। ठीक है? Then, measurement of actual performance is always done after the task is completed. True or false? The answer is false. हम क्या अपनी परफॉर्मेंस को तब मेजर करते हैं जब टास्क पूरा हो जाता है? नहीं, समटाइम्स वी मेजर द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। जैसे मान लीजिए आप कोई मशीनरी असेंबल करते हैं, तो असेंबलिंग से पहले हर पार्ट को भी चेक करके देखो कि वो सही से चल रहा है या नहीं। So measurement of actual performance is not only done after the performance, but sometimes during the performance as well. Then the concept of management by exception is based on the belief that in an attempt to control everything, we may end up controlling nothing. तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये लाइन रिलेटेड है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से। देन डेविएशंस अराइज होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? ये पॉइंट आपका एनालाइजिंग डेविएशंस के अंडर गिवन है। कई बार आपका स्टैंडर्ड ही सही नहीं था, अनरियलिस्टिक था, फार फेच्ड था, कुछ ज्यादा ही बड़ा स्टैंडर्ड आपने सेट कर लिया था, प्रोसेस ही आपका ठीक नहीं है, डिफेक्टिव प्रोसेस है, रिसोर्सेज की कमी है, स्ट्रक्चरल ड्रॉबैक्स है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, या ऐसे फैक्टर्स विच आर नॉट विद इन आवर कंट्रोल। चलिए, देन ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आप करेक्टिव एक्शन सजेस्ट करो अगर परफॉर्मेंस टारगेट मीट नहीं हो पाया। इट कुड बी ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, शायद आपके एम्प्लॉयज ही ट्रेंड नहीं थे, इसीलिए प्रोडक्शन टारगेट मीट नहीं हो पाया। देन करेक्टिव एक्शन अगर प्रोजेक्ट इज रनिंग बिहाइंड स्केड्यूल, आप स्केड्यूल से पीछे चल रहे हैं, काम धीरे धीरे हो रहा है, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो आपको एडिशनल वर्कर्स रखने पड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा मशीन चाहिए हो सकती है, और ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। मैंने आज कम्युनिटी पे क्वेश्चन पूछा था समथिंग रिलेटेड टू दिस, तो उसमें आंसर था रिवाइज द स्केड्यूल। तो बेसिकली द क्वेश्चन सेड कि हम स्केड्यूल से पीछे चल रहे हैं, बट कोई भी चीज काम नहीं कर रही, एडिशनल वर्कर्स भी नहीं रख सकते, इक्विपमेंट भी नहीं आ सकती, ओवर टाइम भी नहीं हो सकता, तो अब क्या करें? तो अब तो फिर एक ही ऑप्शन है, अपने स्केड्यूल को ही चेंज करो, टारगेट को ही चेंज करो। रिवाइज द स्केड्यूल वाज द आंसर, और वो क्वेश्चन भी सीबीएसई का ही क्वेश्चन है। Then, it is neither economical nor easy to keep a check on each and every activity in the organization. This is critical point control. Critical point control is one of the points under analyzing deviations, which is very important. फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे के इंग्लिश में मार्क्स कम आए और फिजिकल एजुकेशन में मार्क्स कम आए। इंग्लिश मेन सब्जेक्ट है उस बच्चे का, और फिजिकल एजुकेशन एडिशनल सब्जेक्ट है। तो अब बताओ उसको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? मेन सब्जेक्ट पे ना, इंग्लिश पे। तो यही क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है। ऑर्गेनाइजेशन में भी आप कुछ KRAs सेट कर दो, की रिजल्ट एरियाज, which are critical to the success of the organization. If anything goes wrong at these critical points, the entire organization suffers. तो अगर मेन पॉइंट्स में गड़बड़ हुई है तो चिंता की बात है, बट अगर नॉन मेन पॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम है तो इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, तो आपके लिए लेबर कॉस्ट में थोड़ा सा भी इंक्रीज काफी मैटर करता है कंपेयर टू अ बिग इंक्रीज इन लेट्स से कुरियर चार्जेस। तो लेबर कॉस्ट आपका एक मेन कॉस्ट है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। अब 5% इन लेबर कॉस्ट वुड बी मोर ट्रबलसम कंपेयर टू अ 15% rise in the postal charges.
पोस्ट तो आपने कभी कभी करना है, बट लेबर कॉस्ट तो आपकी मेन कॉस्ट है, तो उस पे ज्यादा ध्यान दो, राइट? सो KRA सेट कर दो, की रिजल्ट एरियाज. It not only helps in keeping a track on the progress of activities, but also ensures that activities conform to these standards set in advance so that organizational goals are achieved. ये लाइन भी रिलेटेड है कंट्रोलिंग से. इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में लिखा है कि हम ट्रैक पे भी रहते हैं, प्रोग्रेस टाइम टू टाइम हम देखते रहते हैं, स्टैंडर्ड से कंपेयर करते रहते हैं. देन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन facilitates delegation of authority and increases morale of employees. This is also given in your book in a box जहाँ पे importance लिखी है CPC की और management by exception की. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या होता है? मैनेजमेंट कहती है ना सबॉर्डिनेट्स को कि छोटी मोटी डेविएशंस तुम अपने आप ही देखो, तो हम उनको डेलीगेट कर रहे हैं ना, तुम देखो इनसिग्निफिकेंट डेविएशंस को, और सबॉर्डिनेट्स को भी लगता है कि हाँ हम पे भरोसा किया गया, तो उनका मोराल भी इंक्रीज होता है. देन कंट्रोलिंग ओनली कंप्लीट्स वन साइकिल ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्प्रूव्स प्लानिंग इन द नेक्स्ट साइकिल. वही है कि फ्यूचर प्लान हम अच्छे से बनाएंगे. इसी तरह का एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. इन अ मार्केटिंग फर्म द फाइनेंशियल मैनेजर पेज मोर अटेंशन towards an increase of 3% in the marketing cost compared to 15% increase in the courier charges. Marketing firm के लिए marketing cost is much more important than courier charges. तो ये भी है critical point control. जो आपके key result areas हैं, control should focus on key result areas. चलिए, ये पिक्चर्स आपकी बुक में गिवन है, इंटरेस्टिंग है, एक बार देख कर जाइए. सो यहाँ पे आप रेमेडियल प्लान ऑफ एक्शन बना रहे हैं. रेमेडियल प्लान ऑफ एक्शन इज लाइक सोल्यूशन, कि प्रॉब्लम हो गई है, अब हम अपना फ्यूचर इंप्रूव करना चाहते हैं, तो सोल्यूशन क्या है? दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू एनालाइजिंग डेविएशंस. एनालाइजिंग डेविएशन, कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ गलती हुई है, राइट? देन ये काफी इंटरेस्टिंग है और ये हमें लाइफ में भी फॉलो करना है. रिमेन लेवल हेडेड इवन व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग. ये जनरल कंट्रोलिंग चैप्टर से रिलेटेड है कि चीजें बहुत खराब भी हो जाए तो भी हमें काम रहना है, ताकि हम सही डिसीजंस ले सकें. अगर हम बिल्कुल ही पैनिक कर जाएंगे तो चीजें और ही खराब होंगी. So remain level-headed even when things are going wrong. This is a message for you also, especially during exam time. Then this is also given in your book. Standards क्या क्या set किए जा सकते हैं in production area, marketing, HR, finance and accounting. ठीक है, बस एक बार देख कर जाएंगे. Then comes the last topic, relationship between planning and controlling. Important topic है. तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग साथ साथ चलते हैं. प्लानिंग चैप्टर में भी आपने इंपॉर्टेंस में पढ़ा है, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. प्लानिंग चैप्टर में कंट्रोलिंग की बातें हो रही थी, कंट्रोलिंग चैप्टर में प्लानिंग की बातें हो रही हैं, क्योंकि दोनों बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है. इनसेपरेबल ट्विन्स, इनको एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते. प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस. अगर आपने स्टैंडर्ड बना लिया, उसका क्या फायदा अगर बाद में आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं करना? क्या फायदा? कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड. एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गई, कंपेयर किससे करें? स्टैंडर्ड तो प्लानिंग के समय ही बनता है ना. सो कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव, कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव. इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ, दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है. जल्दी से बताती हूँ. प्लानिंग तो देखो फ्यूचरिस्टिक है, ये आपको पता है, क्योंकि हम फ्यूचर के लिए प्लान्स बना रहे हैं. बट प्लान्स बनाते हुए हम अपने पास्ट को भी देखते हैं कि पहले हमने क्या गलतियां की थी, उसके बेसिस पे हम प्लान्स बनाए. जैसे आप डेवलपिंग प्रेमिसेस में भी पढ़ते हो, दिस बेस मटीरियल could be in the form of past information. तो जब आप प्लान बनाते हो तो आप अपना पास्ट भी देखते हो, पहले क्या गलतियां की थी,
देन यू मेक द प्लान। कंट्रोलिंग भी बैकवर्ड लुकिंग तो है ही, क्योंकि हम इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हमने क्या मिस्टेक्स की और अपना फ्यूचर इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों बैकवर्ड लुकिंग भी है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है, और दोनों इंटर रिलेटेड है। ऑलराइट देन, सो वैसे लिमिटेशंस भी बुक में गिवन है कंट्रोलिंग की, दो इट्स नॉट इन द सिलेबस, बट एक बार जस्ट देख के चले जाओ, बहुत सिंपल भी है। डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स, less control on external factors, resistance from employees, और costly affair। ठीक है। So I hope this video helped you और आपने कुछ सीखा। If it helped you, please like the video and share it with your friends। अभी बाकी चैप्टर्स के हिडन जेम्स भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। So all the very best, मिलते हैं अगले वीडियो में।